हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक फेडरलिज्म के ऊपर पार्ट 1 वाला लेक्चर अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी उसको देखिए, उसके बाद ये वाला देखिएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। दोस्तों, पहले हमने बात किया था जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। ये चैप्टर शुरू होता है बेल्जियम से लेकर, जहाँ पर बताया जाता है कि बेल्जियम में किस तरीके से जो कि एक यूनिटरी से फेडरल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ था, जहाँ पर हालांकि श्रीलंका में जो हमारे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे जिस समय की ये बात हो रहा था। उसके बाद बोला गया कि देश में जितने भी कंट्रीज़ है ज़्यादातर में फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और यूनिटरी सिस्टम में यानी कि जो एक सेंट्रल अथॉरिटी होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जहाँ या फिर वहाँ पर बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं जो कि एक साथ कंस्टिट्यूट करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को। और हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ा था, जैसे कि जो रेवेन्यूज़ होता है वो रेवेन्यूज़ जो हमारे जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वहाँ पर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो वहाँ पर जो एपेक्स कोड होता है या फिर जो हेड कोड होता है वो उनको सही कर देता है, एक अंपायर की तरह मतलब कि वर्क करता है। अब हम पढ़ेंगे The exact balance of the power between the central and state government varies from one federation to another। मतलब कि जो सेंट्रल और स्टेट का जो पावर है तो एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में ये वैरी करता है। किस तरह वैरी करता है देखते हैं। This balance depend upon mainly on historical context in which federation was formed। There are two kinds of routes through which federation have been formed। मतलब कि पहले तो बोल रहे हैं कि जो हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट है, मतलब कि हिस्ट्री को उठाकर देखना पड़ेगा कि जो फेडरेशन जो फॉर्म हुआ है वो किसके तहत फॉर्म हुआ है। मतलब कि बुक में दिया गया है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट थ्रू व्हिच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। मतलब कि जो फेडरेशन फॉर्म होता है उसके दो अलग अलग रास्ते होते हैं। पहला रोड कौन सा है, मैं एक बार ये कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको देखने में सुविधा होगा। तो फर्स्ट रोड इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर। मतलब कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट होता है एक कंट्री के, वो एक साथ चले आते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट क्या होता है, एक साथ चले आते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, सो दैट बाई पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटर्निंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। मतलब कि एक है कमिंग टुगेदर मतलब कि बहुत सारे जो स्टेट्स एक साथ आते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करते हैं, जहाँ पर वो अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं कि वो इस देश को इस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये जो कमिंग टुगेदर एक साथ आकर जो फेडरेशन फॉर्म होता है, इसमें क्या क्या है, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो कि आसानी में आपको समझ में आ रहा होगा। In the first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong, vice versa the federal government। मतलब कि यहाँ पर जो कमिंग टुगेदर में क्या होता है, कमिंग टुगेदर में क्या डिफरेंस होता है आपको याद रखना है। कमिंग टुगेदर में जहाँ पर यूएसए, स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, आपको ये याद रखना है, एग्जाम में आता है कौन कौन से कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। दो फेडरेशन होता है, पहले हम पढ़ेंगे कमिंग टुगेदर, इसके बाद हम पढ़ेंगे होल्डिंग टुगेदर। तो एग्जाम में आता है कि कौन कौन से दो रोड्स हैं जिसके फेडरेशन तैयार होता है। तो कमिंग टुगेदर में जो छोटे छोटे जो स्टेट्स होते हैं एक साथ आकर एक बिगर यूनिट तैयार कर देते हैं, जहाँ पर वो अपने आइडेंटिटी और सॉवरेनिटी को मेंटेन करते हैं। ये दोनों टर्म को याद रखना है। एक मिनट, इसमें ब्लैक कलर दे देता हूँ। एक है सॉवरेनिटी और एक है आपका जो रिटेनिंग आइडेंटिटी। दो चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन, जहाँ पर ये जो हो रहा है, जहाँ जैसे कि जिसमें बोला गया है कमिंग टुगेदर, इसमें क्या है, हर स्टेट के पास इक्वल पावर है, हर स्टेट के पास इक्वल पावर है। द सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं, जहाँ पर एक इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये क्या है, ये होल्डिंग टुगेदर है। होल्डिंग टुगेदर यानी कि यहाँ पर जो सेकेंड रूट है, जहाँ पर एक लार्ज कंट्री जैसे कि इंडिया, ये अपने पावर को डिवाइड करता है किसमें, सेवरल स्टेट्स में। बहुत सारे इंडिया में स्टेट्स आप जानते हो। कमेंट करके देखिएगा कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, मैं देखूंगा किसके जवाब सही है और उसको एक लाइक मिलेगा, हमारी तरफ से हर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करके लिखना है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने टेरिटरी है। ठीक है, एंड द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सेकेंड रोड है वेयर अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। मतलब कि एक बड़ा कंट्री जो छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन द सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन दी स्टेट्स। मतलब कि अगर आप देखें
यहाँ पर कमिंग टुगेदर में तो हर स्टेट के पास बहुत पावर है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कमिंग टुगेदर में क्या होता है, कमिंग टुगेदर में आपको क्वेश्चन दिया जाता है एग्ज़ाम में कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में है। तो होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट को तैयार कर रहा है। पर स्टेट से जब सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार होता है तो हालांकि इससे मतलब यही पता होता है कि यहाँ पर जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और सेंट्रल के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं होता। पर होल्डिंग टुगेदर में स्टेट के पास ज़्यादा पावर नहीं होता, यहाँ पर पावर सबसे ज़्यादा सेंट्रल के पास होता है। इन सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल दैन द स्टेट्स। वेरी often different constituent units of federation have been unequal power. Some units are granted, कुछ जो states आप जानते ही हो उनको कुछ स्पेशल पावर मिलता है, ठीक है। अच्छा, बढ़िया, अब नीचे आ जाते हैं। What make India federal country? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया को एक फेडरल कंट्री कैसे बनाया गया है, कैसे ये बना है। We have earlier seen how small countries like Belgium और श्रीलंका face many problem of managing diversity. वर्ड जैसे कि आपको याद होगा, एक बार कमेंट करके लिख लीजिएगा कौन किसको याद है। हमने कल ही बताया था कि फेडरलिज्म में जो डुअल ऑब्जेक्टिव्स होता है, एक है आपका जो रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना और एक है आपका रीजनल डाइवर्सिटी और यूनिटी अमंग द कंट्री, दो चीज़ होता है। तो यहाँ पर हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में तो पढ़ा दिया था। व्हाट अबाउट अ वर्स्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मेनी रिलीजियस, सो मेनी लैंग्वेज एंड सो मेनी रीजन्स? व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री? लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ए इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। मतलब कि इंडिया को इंडिपेंडेंट मिला है बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो उनको सेक्रीफाइस करके। Soon after independence, several principal states become a part of the country. बहुत सारे जो प्रिंसिपली स्टेट्स हैं वो हमारे कंट्री के पार्ट बन चुके हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पर लॉज एंड रेगुलेशन सब कुछ लिखा होता है वो उन्होंने डिक्लेयर किया है इंडिया को एक यूनियन स्टेट। Although it does not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federation. मतलब कि कंपेरेटली इंडिया फेडरेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। फेडरेशन तो एक वर्ल्ड वाइड टर्म है। यहाँ पर अपने इंडिया के पास खुद के कुछ प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर वो बेस्ड है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। वी कैन सी ऑल these features apply to the provisions of the Indian Constitution. The Constitutions originally provided for a two-tier of system of government. Two-tier system of government मतलब कि हम जिसको यूनियन गवर्नमेंट या फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, the union government and the state government. Later a third type of federalism was added in the form of panchayats and म्यूनिसिपैलिटीज़। ये थर्ड टाइप है। पहले तो हम फेडरलिज्म को वर्ल्ड वाइड दो टायर में देखते थे अभी तक, मतलब कि एक है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। पर इंडिया में इतना ज़्यादा डाइवर्स है, इतना ज़्यादा विलेजेस है, तो विलेजेस के लिए इंडिविजुअल कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसके लिए मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो। कुछ भी अगर प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट फिर उसको फॉलो कर सकता है। पर वहाँ से अगर विलेज की बात करें, वी मतलब मैं लिख रहा हूँ विलेज, वहाँ से अगर विलेज की बात करें तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो पंचायत है और म्यूनिसिपैलिटीज़ बना गया है। म्यूनिसिपैलिटीज़ आपको मिल जाएंगे, आपको जैसे अगर कोलकाता की बात करें तो KMC या कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जहाँ पर कहीं पर अगर कुछ भी दिक्कत होता है जैसे पानी का या कुछ और, तो वो इनसे बातचीत कर सकता है जिससे कि मैनेजमेंट इशू भी नहीं होगा और अच्छे खासा काम हो सकता है। एज इन एनी फेडरेशन दिस डिफरेंट टाइप्स एंजॉय सेपरेट जुडिसडिक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अच्छा खासा लेजिस्लेटिव पावर दिया है हमारे यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। दस इट कंटेन 3 लिस्ट। पहले आता है हम यूनियन लिस्ट की बात करेंगे। यूनियन लिस्ट मतलब कि जहाँ पर जो फॉरेन अफेयर्स, मतलब कि अगर बाहरी देशों में कुछ भी काम होता है, ठीक है, फिर बैंकिंग होता है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब होता है नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये सब कॉमन नेशनल जो इम्पोर्टेंस होता है उनको यूनियन लिस्ट में अंदर जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करती है, ठीक है। बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री। एक यूनिफॉर्म चाहिए, जैसे कि करेंसी, अगर आप बोलेंगे हर स्टेट में अलग अलग करेंसी होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो जो फॉरेन अफेयर्स है, यानी कि जो भारत के बाहरी देशों में कुछ भी ट्रेडिंग इशू हो, तो ये सब आता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर।
फिर आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या, द यूनियन गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉस रिलेटिंग टू द यूनियन लिस्ट, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट खुद से ये सब काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, मतलब कि जो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी काम करते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो जो फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन से मैरिज और ये जो चीज़ है ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, बोथ दिस यूनियन एंड स्टेट एक साथ काम कर सकते हैं इनके ऊपर। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ काम करती है। तो आपको याद रखना है, जैसे ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट मैरिज और succession and adoption. Both the union and state government can make laws on the subject mentioned in the list. If their law conflict with each other, the law made by union will prevail. मतलब कि जिसमें मैंने बताया गया है ये होल्डिंग टुगेदर से बना हुआ गवर्नमेंट है, तो यानी कि बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे स्टेट गवर्नमेंट तैयार होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा पावर हो गया ऑब्वियसली, और जिसके तहत ये अगर दोनों में क्लैश होता है तो यूनियन गवर्नमेंट का रूल प्रिवेल करेगा। What about the subject that do not fall in any three list, मतलब कि अगर इनमें भी अगर जो लिस्ट है उसके अंदर ना आए, ठीक है, मतलब ये एक पेज शायद मिस हो गया है, ठीक, इसके अंदर कुछ एक पेज मिस हो गया, मतलब ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक लिस्ट होता है जहाँ पर दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर होगा पर मिस आ गया, प्रिंटेड मिस्टेक है शायद, तो दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक। ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है, जहाँ पर दोनों एक साथ काम होता है, ठीक है, उसको आपको अलग से नोट करके लिख लेना है। व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट डू नॉट फॉल इन एनी अदर थ्री लिस्ट, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ये वगैरह, तो दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑल दिस रेसिड्यूरी, मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जो IT डिपार्टमेंट्स वगैरह, ये सब उनके पास पावर होती है और इन सब के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं ऑन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट।